दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, राजेंद्र वाला घोष की कहानी जो एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। पहले थोड़ी सी बात राजेंद्र वाला घोष के ऊपर करेंगे, फिर इसके बाद हम कहानी पे चलेंगे। ये एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई यूनिट 7 की कहानी है। आप लोग सिलेबस तो याद कर ही लिए होंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और जितनी मेन मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हमने हाईलाइट किया हुआ है, तो प्लीज़ पेन कॉपी लेके नोट डाउन करते रहना, जिसके एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राजेंद्र वाला घोष के बारे में थोड़ा सा परिचय करते हैं कि क्या था, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ था और क्या क्या था। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर क्लास यूजफुल लगती है अदर जाने दीजिएगा। ठीक, राजेंद्र बाला घोष का जन्म जो है 1882 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इन्हें बचपन से रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। बचपन से इन्हें रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। इनका विवाह पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ था। 1904 से 1917 ईस्वी तक बंग महिला की रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। हिंदी कहानी में बंग महिला का नाम आदर से लिया जाता है। बांग्ला में प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। बांग्ला भाषा में जो है ये प्रवासिनी के नाम से लिखती थी। हिंदी में बंग महिला के छदम नाम से लिखती थी। ठीक है, अब इसमें कुछ समझाने वाली चीज तो है नहीं, डायरेक्ट इसमें लिखा है, समझ में भी आ रहा है कि क्यों ऐसा इन्होंने लिखा। हिंदी में छदम नाम से लिखा था बंग महिला के नाम से, और बंगला भाषा में प्रवासिनी नाम से लिखती थी, और इनका मेन नाम क्या था? राजेंद्र वाला घोष। ठीक है, फिर दुलाई वाली 1907 में सरस्वती में प्रकाशित है। फिर भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर में प्रकाशित है। हृदय परीक्षा 1915 सरस्वती में ही प्रकाशित है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे कई पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वैष्णव जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं, एक निबंध है। भवदेव पांडे लक्ष्मी सागर पांडे जी वैष्णव जी ने क्या कहा था कि यह एक निबंध, कहानी ना होकर के एक निबंध है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को कहानी ना मान करके निबंध किसने माना है? तो लक्ष्मी सागर वैष्णवी जी ने। इस कहानी में कलकत्ता शहर का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसे लेखिका चंद्रदेव से प्रार्थना व कुछ सवाल करती हैं। इस कहानी में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर व्यंग के साथ साथ भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व जातिगत पक्षधरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये कहानी कैसी है इसके बारे में देख लिए। अब है मुख्य बिंदु। यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा गया है इसमें। बंग महिला ने इस कहानी में आर्थिक, राजनीतिक के केंद्र में रखकर तत्काल वारसलार लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन किया गया है। इस तत्कालीन समय में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण इसमें दिखाया गया है। किसमें? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुकी थी और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ था। बंग महिला ने बांग्ला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया, जो कई पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है। इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैले बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र है। सन 1911 में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उन पुस्तकों कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इस कहानी में लेखिका संवाददाता शैली में चंद्रदेव से बातें करती हैं। ठीक है ना, इस कहानी में जो है वो लेखिका किससे संवादात्मक शैली में बात करती हैं? चंद्रदेव से। अब चंद्रदेव कहानी में मेन पात्र कौन कौन से? तो लेखिका, चंद्रदेव, चित्रगुप्त, धनवंतरी और लॉर्ड कर्जन।
5 ही पात्र हैं। लेखिका चंद्रदेव से बातें करती है, चित्रगुप्त और धन्वंतरी को अपने यहाँ आने का निमंत्रण देती है कि चंद्रदेव जब आप आइएगा तो इनको, इन महाशयों को जरूर लेके आइएगा। चलिए मूल कहानी को अब पढ़ते हैं कि इस कहानी में क्या है। कहानी अगर समझ में आ रही है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं, आपके सवाल जो है वो यहाँ से अगर बन रहे हैं तो पेन कापी लेके नोट डाउन करते रहना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मूल कहानी है, भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। ये क्वेश्चन बन जाएगा कि चंद्रदेव से लेखिका कितनी बातें करना चाहती हैं, तो 2 और 4, इसमें 2 और 4 बातों की इच्छा वो रखती हैं। क्या आप मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो। ये लेखिका कह रही है किससे? चंद्रदेव से। मैं सुनाती हूँ आप इस आकाश मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। ठीक है ना, मतलब चिरकाल से आप इस आकाश मंडल में क्या है, वास कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक, क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। मतलब जैसे इस सृष्टि प्रारंभ हुई उसी तरह से आप भी इसी तरह से आपका भी विकास हुआ है। तब तो आप 1.5 दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। कितने दिन के बूढ़े हैं? तो ढेर दिनों के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। कौन कहे जा सकते हैं? चंद्रदेव। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? उनका मतलब ये है कि आप एक ही जगह स्थान से काम कर रहे हैं। ठीक है ना, बूढ़े हो गए हैं, अनुभव है, सब कुछ है। सारी चीजें आगे कहानी जब पूरी पढ़ेंगे तो अच्छे से विस्तार से समझ में आएगा। क्या आपका डिपार्टमेंट हमकमे में ट्रांसफर बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े से बड़े की बात है, यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमन्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते, अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति स्थान में बैठकर हरिनाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। ठीक है, वो अपने यहाँ से तुलना कर रही है कि अगर आप वहाँ हैं तो आप नियमबद्ध वही कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पृथ्वी में होते, यहाँ हमारे यहाँ होते तो अच्छी खासी आपकी पदोन्नति भी होती, सैलरी भी पाते, लास्ट में रिटायर होकर के आपको पेंशन भी मिलती और काशी जी में जा करके शांति से बढ़िया अपना पूजा पाठ करते। ठीक, यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, पर परलोक बनाना कैसा? वो, ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य की क्या बात है। अच्छा, यदि आप अंग्रेजी जाति की सेवा करना स्वीकार करें तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र आपके आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि वे आपको आदरपूर्ण अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भ्रांति कृष्णांग तो हैं ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनको गौरांग जाति कुपित हो जाएगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन व मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। ठीक है,
आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर आ गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़प्पन से ही चश्मा धारण करने लगी है। उसको दिखाई नहीं दे रहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे आदर करती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, आठवें दिन, 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको आपकी हॉलीडे छुट्टी अवश्य ही होती रही होगी। यदि आप उन दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे। नूतन मतलब नए, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आप सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। यहाँ के कारखानों को देखकर आपको यहाँ अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, जो मेघों पर आरोपण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यह मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्लज्ज चंद्रिका को बटोर मेघमाला अर्थात पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपलता और अनिमेष के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही। हमारे शैतान महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाइयों का सामना आ पड़ा, झट उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला पटका। बस कठिन तो कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं, और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षक प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिसे व्योमशालिनी विद्युत देवी को स्पर्श करने का ही किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूर्ण तक नहीं कर सकती, क्योंकि बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी थी। हरिपदोबद्धता त्रैलोक्यम पावनी, सुरसरी के भी खोटे दिन आए। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तक मोटे बृहदाकार खंड गाड़ दिए गए, कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्ववादिनी विद्या को देखकर वीणा पाणिनी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं, और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इसमें उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ केमिट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको आदर निमंत्रण तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी होंगे।
आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल बपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशंधर शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित रहे हो, सिंधु तनिया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वहाँ अजन्मा कलंक शायद यहाँ के विज्ञान विदित पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब मुंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमा को काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गच्चर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद यह सब बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तब आपके होने पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है, तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। हे देव, मैं विनती करती हूँ कि अब आप हम अपने हृदय में इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह सशस्त्र श्यामलता स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहा है। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह इन्हीं विद्या विसादर सौरांग प्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के है भी, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए, तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चंद्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोकों में घुस पड़े, तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सके, तब वहां आपके देवलोक में बड़ी जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। वहां के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को लेकर चित्रगुप्त महाशय अपने यहाँ की दंड विधान कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ के दो चार टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। आप प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइट्स बिल्डिंग्स के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है